केंद्रीय बजट को लेकर विपक्षियों की बयानबाजी का जवाब देने क्षेत्रीय महामंत्री कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र संत विलास शिवहरे झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। बजट में हर वर्ग और क्षेत्र का बजट में विशेष ध्यान रखा है। सरकारी कर्मचारियों, नौकरी पेशा लोगों का विशेष ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात, सराफा व्यापार को आयात शुल्क कम करके बड़ी राहत दी गई है। बेहतर बजट वित्त मंत्री ने देश को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बजट किसानों, युवाओं एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बजट है। यह देश के विकास को नई दिशा देने वाला बजट है। इस बजट में कृषि को प्राथमिकता देते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान पर बल दिया गया। युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन किए जाएंगे। रोजगार को कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर यह बजट विशेषकर किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों के चहुमुखी और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष महानगर हेमंत परिहार, मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा मौजूद रहे। आज की ये प्रेस वार्ता केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट से संदर्भित है। केंद्र की सरकार ने 24-25 का बजट प्रस्तुत किया है। वो बजट 48.20 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें जो लगभग 10 वर्ष में 3 गुना बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की कमान आई थी, तो 2013-14 का कुल बजट 17,95,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 48,20,000 करोड़ का पहुंच चुका है। आज की इस अर्थव्यवस्था से या आज के बजट के सापेक्ष एक विषय बड़ा स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है और मात्र 10 वर्षों में वित्तीय प्राविधान की दृष्टि से हमने जीडीपी ग्रोथ को 10 वर्ष के अंदर दूना करने का काम किया है। 2013-14 में जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, आज वो $3.97 ट्रिलियन के समीप पहुंचकर हम बड़ी तेज गति से $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और हमने मात्र 10 वर्षों में 11वें नंबर से आगे बढ़कर 5वें नंबर और हम बहुत अल्प समय अवधि में 4थे नंबर को क्रॉस करते हुए 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। इसके कुछ प्रमाण अर्थव्यवस्था में इंगित हैं। भारत में 2013-14 में मात्र 4 यूनिकॉर्न थे, आज यूनिकॉर्न की संख्या 111 पहुंच चुकी है। इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान है। 2013-14 में मात्र 340 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या आज 1,30,000 के समीप पहुंची है और स्टार्टअप की दृष्टि से हम विश्व में 4थे नंबर पर हैं और यूनिकॉर्न की दृष्टि से हम 3रे नंबर पर हैं। हमसे आगे केवल अमेरिका और चीन है। हमने 3रे नंबर की प्रगति अब तक की है। जहां तक पूंजीगत और राजस्व व्यय का संदर्भ है, भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए भी, जहां अपने को विकासशील देश मानते हुए, जहां की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है, इसके बाद भी 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का सरकार ने निर्णय लिया है और साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में हर प्रकार की मदद सुनिश्चित की है। बहुत सारे पक्ष हैं, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे आयुष्मान भारत को फिर से 7300 करोड़, मेट्रो परियोजनाओं को 21,336 करोड़, अमृत मिशन को 8,000 करोड़, बार बार कांग्रेस जिसके संदर्भ में विषय उठाती है कि मनरेगा को भारत सरकार ने उपेक्षित किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने मनरेगा को 86,000 करोड़ का बजट इस बार भी आवंटित किया है। किसान सम्मान निधि के संदर्भ में 60,000 करोड़, युवा विकास के लिए 2 लाख, कृषि के संदर्भ में 1.52 लाख करोड़, स्वास्थ्य में
1.25 लाख करोड़, शिक्षा में 1.44 लाख करोड़, महिला विकास में 3 लाख करोड़, ग्रामीण विकास में 2.66 लाख करोड़। इस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं में भी पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया है। वहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, उड्डयन मंत्रालय हो, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की कोई दिशा हो, इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने पर्याप्त प्राविधान इस बजट के अंतर्गत किए हैं। द्रुत गति से आगे बढ़ती रही। हमने साथ साथ राजकोषीय घाटे को भी नियंत्रित करने का नियमित प्रयास किया। पिछले वर्ष राजकोषीय घाटा 5.1 था, जिसको इस बार हमने 4.9 तक लेकर आने का प्रयास किया। आगे अगले वित्तीय वर्ष के लिए 4.5% का लक्ष्य निर्धारित किया। पूरा विश्व जहां मंदी की कगार पर है, मंदी की मार से जूझ रहा है, चीन जैसे बड़े शक्तिशाली देश की जीडीपी ग्रोथ मात्र 3% है, वहीं भारत ने 6% से अधिक 7% ग्रोथ अर्जित की है। अमेरिका तो 1% ग्रोथ पर जूझ रहा है। बहुत सारे देशों की ग्रोथ माइनस में है। इन विश्व मंदी की परिस्थितियों में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हुए अपनी विकास दर को बढ़ाने में जो अपनी भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से भारत सरकार की दूरदर्शी योजना है, वित्त मंत्री का दूरदर्शी कदम है, जिन्होंने संपूर्ण नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ देश के आम आदमी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए देश के विकास के और 2047 के संकल्प के पूरा करने का विजन इस बजट में प्रस्तुत किया है। और जो तुष्टीकरण का संदर्भ था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 घटकों में बांटकर संतुष्टीकरण की दिशा में ले जाने का प्रयास सुनिश्चित किया है। और वो 4 घटक हैं: महिला, युवा, किसान और मजदूर। ऐसे चारों वर्गों को समान रूप से विकास के अवसर मिले, समान रूप से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से फिर से 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय फिर से लिया है। शहरी क्षेत्रों में भी आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा की दृष्टि से इंटर्नशिप लागू करने का निर्णय लिया है। उनमें कुछ अनुदान देने की भी व्यवस्था की है। 20 लाख तक की ऋण सुविधा युवाओं को शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने का इस बजट में प्राविधान है। इस प्रकार से स्टार्टअप युवाओं के मन में जो रोजगार के प्रति जो दृष्टिकोण नकारात्मक रहता था, उस नकारात्मक दृष्टि को सृजन पक्षी दृष्टिकोण बनाते हुए उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि रोजगार प्राप्त करने वाला युवा के रूप में उसको विकसित किया है। 10 वर्षों के अंदर 1,30,000 स्टार्टअप इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चित रूप से युवा उद्यम के क्षेत्र में अग्रसित है। 36 वर्षों से लंबित शिक्षा नीति, उसको केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया। और वो मैकाले शिक्षा नीति जो लगातार बेरोजगारी पैदा कर रही थी, उसको भी एक नई दिशा देने का काम किया। अभी एक सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि भारत का सुशिक्षित युवा, जिसकी लगभग 51% ऐसी आबादी है जो उद्यम के क्षेत्र में काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसे सुशिक्षित युवा को तकनीकी दृष्टि से परिपक्व बनाते हुए आगे बढ़ाने का भी इसमें पर्याप्त प्राविधान इसमें किया गया है। प्रदेश विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि इस बजट में भेदभाव किया गया है। कई लोगों ने प्रश्न किया कि उत्तर प्रदेश को बजट में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं आपको उसके आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। एक आम युवा मिडिल क्लास का जो 18% टैक्स देता है अपनी इनकम पर, फिर उसके बाद दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर 9 से 18% का दोबारा टैक्स देता है, और जब कोई वो गुड्स खरीदने जाता है तो उस पर 28% का टैक्स देना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता
आपने, मुझे थोड़ा क्षमा करेंगे, आपने मुझे लगता है टैक्सेशन जीएसटी का स्लेब ठीक ढंग से नहीं देखा है। 18% जीएसटी किन किन वस्तुओं में है ये आपको मालूम है। देश की लगभग रोजमर्रा उपयोग की 100 से अधिक ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीरो जीएसटी है, जो जो हमारे रोजगार की रोज की आवश्यकता की संपूर्ति के सब्जेक्ट है। अभी अभी बहुत सारे विषय ऐसे टैक्स से संदर्भित बहुत सारी वस्तुएं अभी अभी आई हैं जिन पर जीएसटी टैक्स को कम करने का प्रयास किया गया। जहां तक टैक्स का विषय है, अपने देश में आप लोग पत्रकार हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। अपने देश में मात्र 1.6% युवा लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, और उससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था संचालित होना शायद संभव नहीं है। जो भी टैक्स हम देते हैं, युवा देता हो, मध्यम वर्गीय देता हो, आम आदमी देता हो, वो टैक्स देश के विकास में ही उपयुक्त होता है। सरकारों का योगदान उस टैक्स से आए हुए धन का सुरक्षित उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंच जाना या उपयुक्त योजनाओं को सफलतापूर्वक नीचे ले जाना, ये सरकारों की भूमिका है। वास्तव में भारत या किसी भी प्रजातांत्रिक देश में पूरे विश्व में जनता ही सरकार होती है। डेमोक्रेसी का अर्थ है बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। तो जो जनता टैक्स देती है, वो जिस व्यक्ति से टैक्स आता है, वो टैक्स उपयुक्त व्यक्ति तक पुनः स्थानांतरित होता है। सरकार का काम है अपने उचित दृष्टिकोण के साथ उस पैसे के रिसाव को रोकते हुए, उसकी क्षति को रोकते हुए उपयुक्त व्यक्ति तक उसको पहुंचा देना। और ऐसा करने में इन 10 वर्षों में भारत सरकार सफल हुई है। जो कभी 500 रुपए की चेक लेकर के आम आदमी घूमा करता था और 500 रुपए की चेक के बदले वो 1000 रुपए व्यय करता था, फिर 100-200 रुपए किसी को घूस देता था। आज आप सबको मालूम है, लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी, अनुदान की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में गई है, जिसमें 1 रुपए का बिचौलियापन बीच में नहीं हुआ। उसी जगह पर राजीव गांधी कभी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसा उपभोक्ता तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच में कहीं दूसरी जगह चला जाता है। और यह है सफलता केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण सफलता मिली है। जब हम जनधन खाते खुलवा रहे थे, केंद्र सरकार ने योजना दी थी, तब पूरा विपक्ष फिर प्रधानमंत्री की हंसी कर रहा था। प्रधानमंत्री की हंसी कर